सुना है रियासत एक माँ होती है, मगर 55-60 साल से हम ये देखते आ रहे हैं रियासत कोई माँ नहीं, ये एक लेबॉर्ट्री है। और इस लेबॉर्ट्री में हम आपके सामने MQM से लेकर तरीके बैग तक रियासत के किरदारों ने या रियासत के कर्ता दर्तों ने जो पाकिस्तान की सरजमीन पर पौधों की पैदाइश की या अफजाइश की, और जब वो पौधे जवान हुए तो उनके लगने वाले फल इंतहाई जहरीले थे। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया तो बहुत शुक्रिया, अगर नहीं हमारी रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब भी करें। अगर प्रोग्राम पसंद आए लाइक और शेयर भी करें, आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। हमने ख्वाब देखा एक मजबूत रियासत, कौमी मफाद और वक्ती हथकंडों के नाम पर सिक्योरिटी की सहूलतें, मगर आज सामने आकर सोचें तो पता चलेगा ये ख्वाब नहीं, एक भयानक तजुर्बा था। कौम को एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट समझकर वहाँ भी बीज बोए गए जहाँ इंसान बसता था। रियासत ने कभी गले नहीं लगाया तो उसने तजुर्बा किया, कभी दुआ नहीं दी, सिर्फ उसकी डोज बढ़ाते गए। और जब ज़हर असद खाने लगा तो दलील ये दी गई गलती हो गई, मगर ये गलतियां नहीं, ये मनसूबाबंदी थी आने वाले वक्त की, मुल्क को तबाह करने की, एक दूसरे से इंतकाम लेने की, सियासी लीडरों को और उनकी सियासी जमातों को ब्लैकमेल करने की, एक जिम्मेदाराना बदनवानी जिसके नतीजे में हमारा समाजी, सियासी, मजहबी, माशरती ढांचा फट चुका है। MQM का मामला सिर्फ कराची की जमात तक महदूद नहीं, इसकी तारीख, अक्सरी झलक और शहरी सियासत में इसके असरात रोशन हैं। ये वो तारीख थी जिसने शहरी नाकाबंदी, बत्ताखोरी और टारगेट किलिंग के इल्जामात का सामना किया, और इसके नशेबो फरेब से यह दिखाया गया कि सियासी प्रॉक्सी कभी कभार खुद प्रोटोकॉल से भी बाहर निकल जाती है। और ज़ियाउल हक का दौर और मुशर्रफ का दौर, ये 30-35 साल अल्ताफ सैन ने कराची पर राज किया, एक सुल्तान की तरह राज किया, और कराची को तबाह करने में कोई कसर न छोड़ी। और उसके हिस्सेदार जमात इस्लामी भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, नेशनल अवामी पार्टी भी है, मुख्तलिफ नस्ली ग्रोह भी हैं जिनमें पठान, बलोच, सिंधी, पंजाबी, ये सब बराबर के हिस्सेदार हैं। किसी एक को इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता, मगर इस वक्त कराची तबाही के दाने पर है कि जो कसर रह गई थी वो पीपल्स पार्टी के 15 साल दौर ने उसका जनाजा निकाल दिया। अगर अफगानिस्तान की तरफ नजर दौड़ाएं, तालिबान को मसल्ला करना, उनको फंड मुहैया करना, उनको असला सप्लाई करना, उनको इंतहा पसंदी से मुजाहिद के रूप में पेश करना, गालबन ये वो ख्याल था कि ये कुव्वतें सिर्फ एक बार इस्तेमाल होंगी बैरूनी दुश्मनान के खिलाफ, मगर बंदूक का फलसफा कलौता होता है और वो उस्ताद होता है जिसने ताकत पकड़ी तो वो उसका दिल बदल गया, उससे नीयतें बदल गई, उसकी सहूलतें बदल गई, उसके पहलू में दिल नहीं होता। काबुल की वापसी ने हमें यह सबक दिया, मसल्ला प्रॉक्सी जब इतने बड़े पैमाने पर खुद मुख्तार हो जाए तो रियासत के मफादात को नज़रअंदाज करके अपना एजेंडा चलाने लगते हैं। ये हकीकत हमें आलमी महाज पर भी वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। तालिबान की काबुल वापसी 15 अगस्त 2021 को अखबारात के हवाले देखे जा सकते हैं। इसके बाद सिपाही साहबा, जैश मोहम्मद, सिपाही मोहम्मद
लश्कर जंग भी स्टैब्लिशमेंट की मर्जी के पौधे नशो नुमा पाते रहे और प्रॉक्सी वार अंदरून मुल्क पाकिस्तान के साथ ज़मीन पर खेलते रहे। और आप सब जो हमारी उम्र के हैं, आप सबको इल्म होगा पाकिस्तान में कैसे कैसे नाबगा रोजगार पैदा होते रहे और एक दूसरे के खिलाफ मजहबी फिरका वराना फसादात होते रहे, टारगेट किलिंग होती रही, मगर किसी को ना असर हो सका। और फिर स्टैब्लिशमेंट या रियासत का किरदार अपने मिशन से बाज ना आए। फिर उसने मुस्लिम लीग शजात ग्रुप को पैदा किया। किस किस का नाम गिनाएं, उसी में नवाज शरीफ का नाम आता है, मुस्लिम लीग नून, उसी में इमरान खान का नाम आता है। इमरान खान का तो अभी ताज़ा वाक़या है, 9-10 साल पुराना। इसको लॉन्च ऐसे किया, सबको नज़र आ रहा था इसको कैसे लॉन्च किया गया, मगर उसके नतीजे आपके सामने हैं। इस वक्त रियासत अपनी सालमियत, अपनी बका की जंग लड़ रहा है और इस वक्त इमरान खान जेल की कोठरी में बैठकर पाकिस्तान की किस्मत के साथ खेल रहा है और रियासत भी उसके मुकाबले पर जमकर इमरान खान के खिलाफ खेल रही है। इन दोनों की लड़ाई में नुकसान किसका? गरीब अवाम का, रियासत का, मुल्क का। और इसी तनाज़े में अगर तरीके तालिबान की पैदाइश देखी जाए, ये भी जनरल मुशर्रफ की मरहूम मिन्नत है। जब 2006 में उसने लाल मस्जिद इस्लामाबाद पर हमला किया, वहाँ से इंतहा पसंदों को निकाला तो वो इंतहा पसंद स्वात खैबर पख्तूनख्वा में फैल गया और यूं उन्होंने तरीके तालिबान पाकिस्तान की बुनियाद रखी। आज वही तरीके तालिबान पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी रियासत, पाकिस्तानी अवाम को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर रही है। शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सेटल्स एरिया, पेशावर से लेकर चतराल तक तरीके तालिबान 2650 किलोमीटर लंबे महाज पर पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ खुली जंग लड़ रही है। ये लड़ाई दिनों में नहीं, ये महीनों में नहीं, उनको 20 साल लड़ते हुए आ रहे हैं और अगर इसी तरह हालात रहे उनको भी आगे ये लंबी जंग है, लंबे घोड़ों का खेल है। देखते हैं इस प्रॉक्सी जंग में पाक फौज थकती है या तरीके तालिबान थकते हैं या दोनों बराबर बराबर अपनी जानों की कुर्बानी पेश करते हैं। अगर इस वक्त तहरीक लबैक का किरदार देखा जाए, ये वो गिरोह है जिसे मजहबी जज्बात के ऑक्शन बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया गया। एक आइडियो, टिकटॉक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और एक करोड़ों जज्बात, एक दिन सड़कें ब्लॉक। इसकी जिंदा और ताज़ा मिसाल फैज़ाबाद धरना है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सर की बोली लगाना, 5 करोड़ का नाम लगाना कि जो जस्टिस फाइज ईसा का सर कलम करके लाएगा उसको 5 करोड़ नाम दिया जाएगा। और अदालत के अंदर भी सर तन सजदा के नारे लगाते रहे। इनमें अनपढ़ तबका नहीं, इनमें ज़हीन व फ़तीन, पढ़ा लिखा वकला, बैरिस्टर, इंजीनियर और कहाँ कहाँ के नाबगा रोजगार सर तन सजदा के नारे लगाता हुआ सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुजाहरे की शक्ल में फिरते रहे जब तक अपने हक में फैसला ना करवा लिया। उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट का गड़ाव ना छोड़ा। इस वक्त रियासत के सामने यह सवाल है कि किसने ये ताकत का मौका डिस्कोर्स के बदले में इस्तेमाल किया। जब रियासती नुमाइंदे लोगों पर मगरमच्छ की आंखों के साथ वायदे करते हैं तो सवाल सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि आईनी और अखलाकी हो जाता है। मेरे लिए दोस्तों, ये एक सादा कहानी नहीं, ये तसलसल है। पहले पौधा लगाया गया, फिर वो बड़े दरख्त में तब्दील हुआ, आखिरकार वो दरख्त अपनी जड़ों में इतना मजबूत हुआ जब कांटे चुभाने लगे, पूरा बस्ती खून में लुथड़ गई। अब सवाल ये है, हम इसके जिम्मेदारान को माफ कर दें? क्या हम आने वाली नस्लों को वही जहरीली जमीन दे देंगे जिसमें कल के
مفادات کے لیے زیر آلودہ جراثیم ہوں گے۔ یہاں بات چیت کا سور سنگ دل ہے۔ جب آپ بندوق کے سائے میں ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کے محتاج نہیں، وہ اپنا راستہ خود بناتے ہیں اور خود تسلیم کرتے ہیں۔ جو ہم کہیں گے وہی ہوگا۔ ان کے مطابق ڈائلاگ کا مطلب یہی ہے، ہتھیار پھینک دینا۔